पर्दे पर एक सशक्त भूमिका निभाना अलग बात है, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हम सिर्फ स्क्रीन का हीरो नहीं, स्क्रीन का सुल्तान नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे भी जो किरदार वो हासिल कर चुकी हैं, अपने लिए जगह बना चुकी हैं, उस पर आप यही कह सकते हैं लेडी सुल्तान अनुष्का शर्मा और उसके साथ मेरे सहयोगी सुशांत। अनुष्का, ए दिल है मुश्किल एक और सुपरहिट। मुझे याद है 2007 में जब आप शुरुआत कर रही थी, आदित्य चोपड़ा को आपने अपना पोर्टफोलियो दिया, उन्होंने आपको सिलेक्ट करना था, तो करण जौहर गए उनके पास, उन्होंने थोड़ी बड़ी अच्छी एडवाइस दी उनको कि ये लड़की को मत लेना वरना तुम्हारी फिल्म करियर बर्बाद है, ये लड़की कभी स्टार नहीं बन सकती है। तो करण जौहर ने आदित्य चोपड़ा को एडवाइस दी, बहुत अच्छा करा, आदित्य ने वो एडवाइस नहीं मानी। लेकिन अब जब आज करण की फिल्म में आप इतनी बड़ी हिट डिलीवर करती हैं मेन लीड में, तो आपने उनको बोला कि चन्ना मेरेया, आपने मतलब क्या समझा था? मुझे एक इंसान जिनकी वजह से हो सकता था कि मैं कभी एक्ट्रेस ही ना बनती, और वो खुद मुझे अपनी फिल्म में ले रहे हैं, आई थिंक इससे बड़ी अकम्पलिशमेंट तो कोई हो ही नहीं सकती है। ही ट्राइड हिज बेस्ट कि मुझे ना लिया जाए फिल्म में, बट अभी उन्होंने मुझे अपनी पिक्चर में लिया है, एंड आई थिंक बहुत उनका बड़प्पन है कि उन्होंने ये बात नेशनल टेलीविजन में खुल के बोली एंड एक्सेप्ट करी। बट यही मेरी आई थिंक ये एक किक मिलता है मुझे कि जो कभी आपसे लोगों की अच्छी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और कभी होती नहीं है, और अगर बुरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आप उसको ऑपोजिट बना लो और उनको आप पसंद आने लग जाए इतना कि वो आपको खुद अपनी पिक्चर में ले ले, तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उसको एज अ चैलेंज ले लिया था कि आप ही मेरे को अपनी फिल्म में लोगे, देखना एक दिन। ओके, और सुल्तान और ए दिल है मुश्किल इस साल की दो बहुत ही बड़ी फिल्में, और सबको बताना चाहूंगा कि अगर आप बॉक्स ऑफिस देखें 400 करोड़ प्लस आपकी फिल्मों ने करा है। इस साल की सबसे बड़ी मेल या फीमेल स्टार की कलेक्शन अनुष्का शर्मा को जाती है 2016 की, तो बहुत बड़ी बात है। सुल्तान में बहुत लोगों का ये पूछना था कि सलमान खान के साथ फिल्म करना तो बड़ी बात है, लेकिन सलमान खान के साथ फिल्म करना जिसमें आपका रोल भी हो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये आपने कैसे मैनेज करा कि आपकी हर फिल्म में दिखता है कि आप उभर के आती हैं, और सुल्तान में भी अरफा का कैरेक्टर जो था बहुत प्रेरित करा लोगों को उसने। ये ना बहुत बुरी बात है, बट मैं ना कुछ ज्यादा ही मुंहफट हूँ, और मैं तमीज वाली मुंहफट, बदतमीज नहीं, लेकिन मैं बहुत ओपनली चीजें बोल देती हूँ ना। अगर मुझे कोई पिक्चर अच्छी नहीं लगी है, मुझे नहीं साइन करनी है, या मुझे अपना रोल नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं बहुत खुल के बता देती हूँ कि मुझे ये नहीं करना है। एंड अगर आपको एक सलमान खान के साथ पिक्चर ऑफर की जा रही है और आपको लग रहा है यार आई जस्ट होप ना करना पड़े, कैसे कहेंगे द रोल इज नॉट गुड, तो वो बहुत डर लग रहा था मुझे जब मुझे फिल्म नरेट करी जा रही थी। आई वाज लाइक मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैंने ऐसे कोई फिल्में करी नहीं थी जहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सलमान खान की फिल्म में लड़की का कुछ ज़्यादा पार्ट नहीं होगा, वैसी फिल्में करना मुझे लगता है कि मेरे करियर में मुझे कोई खुशी नहीं देता। तो आई वॉज वेरी वरीड कि क्या होगा, बट देन जब नरेशन हुआ, मैंने पोटेंशियल देखा उस फिल्म में, उस रोल में, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि अगर मैं कर रही हूँ उनके साथ फिल्म, तो ऐसी फिल्म कर रही हूँ जिसमें मैं खुद प्राउड होंगी कि मैंने एक ऐसा कैरेक्टर निभाया है जो अलग है, और जिसको एक करेक्ट वे में एक औरत को दर्शाया जा रहा है हिंदी फिल्मों में। अच्छा, और सलमान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, बहुत ही मुश्किल फिल्म थी सुल्तान मेरे ख्याल से। लेडी सुल्तान हमारे सेशन का नाम है। बहुत हार्डवर्क करा आपने और एकदम से कूद गई, जितना मुझे पता है उस फिल्म के अंदर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आपने पूरी भी कर दी। वो पूरा प्रिपरेशन और वो पूरा समय जो सुल्तान का टाइम था शूट का। फिजिकली बहुत ड्रेनिंग फिल्म थी, क्योंकि मैं एक रेसलर का रोल निभाने वाली थी। फर्स्टली तो मैं किसी भी एंगल से रेसलर लगती नहीं हूँ, तो वो ही बहुत बड़ी एक मुझे चोटी दिख रही थी कि इतनी, मतलब उसको ये कैसे लांगेंगे। पर फिजिकली दिखना एक बात होती है, दूसरा होता है पूरा स्पोर्ट सीखना, कन्विंसिंगली सीखना, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब लोग पहली बार देखें, क्योंकि आप रेसलिंग को इस फिल्म में पहली बार देख रहे थे और ये बहुत ही प्रसिद्ध स्पोर्ट है हमारे देश का, एंड इस स्पोर्ट से इतने सारे एथलीट्स ने हमारे देश को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट लाई है। सो आई वांटेड कि जब पहली बार आप एक फीमेल रेसलर ऑन स्क्रीन देखें तो आपको एकदम कन्विंसिंग लगे कि ये सही दिख रहा है, और ये नहीं कि मतलब एक हीरोइन रेसलर होने की एक्टिंग कर रही है। तो मैं बहुत घुस गई थी उसके अंदर, रोल के अंदर। मैं पूरा दिन सुबह 2 घंटे मैं वर्कआउट करती थी मसल पुट ऑन करने के लिए, फिर 1.5 घंटा, कभी 3 घंटा शूटिंग के दिन, जिस दिन हम लोग मतलब प्रॉपर 10-10 घंटे की शूट करते थे, 12-12 घंटे की शूटिंग करते थे, उसके बाद ये 2 घंटा, ये 3 घंटा रेसलिंग सीखना,
और अपने आप को एक करेक्ट वे में एक रेसलर दिखाना, ये कन्विंसिंगली दिखाना, ऊपर से हरियाणवी सीखना, जो मैं बैंगलोर में बड़ी हुई हूँ। ऑल्दो लोग सोचते हैं कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, जो मैं हूँ, बट मैं जिंदगी भर साउथ इंडिया में रही हूँ, तो ये एक डायलेक्ट और एक लहजा पकड़ना थोड़ा मुश्किल था। बट आई थिंक अल्टीमेटली जब आप इतना कुछ करते हैं पिक्चर में, लोग देखते हैं और आपको अप्रिसिएशन मिलता है, तो फिर अगली पिक्चर में आप वापस तैयार हो जाते हैं कि जब कोई नहीं, आने दो, कुछ भी कर लेंगे। अच्छा, आपने लहजे की बात करी, आपने हरियाणवी बोली उस फिल्म में, उर्दू ए दिल है मुश्किल में, फुलारी आ रही आपकी मूवी जिसमें आप पंजाबी बोल रहे हैं, और द रिंग में जो टाइटल नहीं है, शाहरुख खान के साथ जो इम्तियाज वाली फिल्म, उसमें आप गुजराती कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। तो ये एक्सेंट्स की एक हमें झलक देंगे आप? डिफरेंट एक्सेंट्स आपने कैसे प्रिपेयर करे? हाँ, मैं अभी वेस्टर्न बेल्ट को कवर कर रही हूँ। अच्छा, फिर आप साउथ में जाएं। हाँ, फिर साउथ जाऊंगी, थोड़ा ईस्ट जाऊंगी, ऐसे फुल इंडिया कवर करूंगी। बट कैसे कि आप डिक्शन ट्रेनिंग होती है, आप पूरे डायलॉग्स जो फोनेटिकली जैसे साउंड करेंगे, आप उसको हिंदी में लिखते, तो मैं खुद लिखती थी उसको, जैसा आप पढ़ोगे वैसा ही आप वैसा बोलोगे, एंड सारे डायलॉग्स को वापस दोहराते रहना मुश्किल होता है, बट आई थिंक आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद एक आदत ही पड़ जाती है। इनफैक्ट जब मैं रिंग की शूटिंग कर रही थी, जो टाइटल नहीं है पिक्चर का, बट उसमें मैं गुजराती एक्सेंट में बात कर रही हूँ, और उसके बाद एक मुझे ना डबिंग करनी थी ए दिल है मुश्किल की, और मैं थी, कहाँ पे थी मैं? हाँ, मैं थी एम्स्टरडेम में थी, तो वहीं पे डबिंग हो रही थी, और उन्होंने मुझे कहा ये डायलॉग्स हैं ADHM के, रिलीज हो रही है ए दिल, तो आपको डब करना है। मैं कहा ठीक है, और मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी अपने आप को। मैं ए दिल में मैं गुजराती एक्सेंट में बात करने लगी थी, मतलब डब करते हुए, तो मुझे कंट्रोल करना पड़ता अपने आपको, नहीं भूलो। सो दैट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट अगर आप एक समय पे 2 फिल्में कर रहे हैं जिसमें अलग अलग एक्सेंट है, अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, बट सुनना चाहेंगे आपके एक्सेंट? हाँ, थोड़े एग्जाम्पल्स हमको अगर झलक दे पाए हमारी ऑडियंस के लिए। जानता है तुझ जैसे लड़कों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिट गए। मेरा ऐसा कोई मतलब या मीनिंग नहीं है। और गुजराती? ये तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं कब से फोन कर रही हूँ ने? चलो उठाओ अपना फोन उठाओ। ये देखने को मिलेगा इम्तियाज अली की फिल्म। अभी मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती क्योंकि फिल्म का कुछ भी निकला नहीं है, तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया ना आ जाए, बट अच्छा अनुष्का, जैसे आपने बोला बहुत मुंह फट है, मैंने देखा आपका जो एक रिलेशनशिप है रणवीर के साथ और रणबीर के साथ, जो दोनों आपके कंटेम्प्रेरीज हैं, बहुत बुली करते हैं आप लोग एक दूसरे को, एक झगड़ा जैसा चलता रहता है। एक तो उसके बारे में बताएं, ये जो एक्टर्स हैं आजकल के इतने रिफाइंड एक्टर्स हैं, रणबीर हो या रणवीर हो या आप हो, इस कमराजरी के बारे में बताएं, थोड़ा एक रिलेशनशिप के बारे में बताएं कि कैसी एक वाइब शेयर करते हैं आप लोग एक साथ, स्पेशली रणबीर और रणवीर के साथ। बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज हैं, लेकिन आपके साथ सेम है दोनों। आई थिंक मेरी ना स्पेशलिटी है, मैं लड़कों को बहुत जल्दी फ्रेंड जोन कर देती हूँ। फ्रेंड जोनिंग मतलब लड़कों को बहुत क्विकली अपना ना दोस्त बना देना, और वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देना कि तुम ना मेरे ना दोस्त हो। वो मैं कर देती हूँ, और आई थिंक इन दोनों के साथ मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी है। रणबीर कपूर के साथ ज़्यादा, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली काम किया है, और एक हमारे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच में। ऑल्सो जब आप दुख में एक दूसरे के साथी होते हैं तो दोस्ती बढ़ जाती है। तो हमने बॉम्बे वेलवेट साथ में करी थी, जो बहुत बड़ी फ्लॉप थी, तो हम ज़्यादा करीब आ गए उस दुख के समय में। पर आई थिंक एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है एक्टर्स के लिए। आई थिंक आजकल के जो न्यू एज एक्टर्स हैं, वहाँ पे हम लोग कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक मतलब कोशिश ही है, मैं पॉम्पस नहीं साउंड करना चाहती बोल के कि हम कुछ कर दें, ये कुछ रेवोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बट या हम कुछ क्रेडिबिलिटी क्रेडिबल काम करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हेन यू सी कि आपके साथ के जो एक्टर्स हैं, जो आपके उम्र के एक्टर्स हैं, जब ऐसा कर रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आ जाती है। वो बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक अगर मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं करती तो मैं उनसे इतनी कैजुअली, इतने आराम से और ऐसे ऐसे नोक झोंक नहीं कर पाती। बट आई थिंक वो आता वहाँ से है। और हाँ, मतलब अभी एक इतना समय आप एक दूसरे के साथ बिताते हैं, एक फिल्म जब शूट करते हैं, तो एक कंफर्ट लेवल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एकदम अनइनहिबिटेड फीलिंग लाना बहुत ज़रूरी होता है। वो तभी आ सकता है अगर आपकी एक दोस्ती हो अच्छी, और अच्छा एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए।
एक मुझे आपसे ये बात पूछनी थी, क्योंकि आप एक बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड एक्टर खुद हैं और मैंने बहुत सोचा, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह इस टाइम पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से बेटर एक्टर कौन है? रणवीर क्या कर रहे हो यार? रणवीर की बाजीराव मस्तानी, आप उनकी फिल्म देखें रॉकेट सिंह, आप रणवीर की देखें बैंड बाजा बारात, बिल्कुल एक लेवल पे लग रहे हैं, लेकिन न्यूएंस वे में देखें तो अनुष्का शर्मा के हिसाब से हु इज द बेटर एक्टर, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह? मैं कौन हूँ किसी को बेटर और आप नॉट हैं, बेटर आप बताने बता वाली? सकते हैं। देखिए, मेरे ऑल टाइम फेवरेट रणबीर कपूर ही हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत अलग अलग रोल्स करे हैं। आई थिंक रणवीर ने इतनी पिक्चरें अभी तक नहीं करी हैं। आई थिंक ही स्टिल कमिंग इनटू हिज जोन। रणवीर सिंह ऑल्सो बहुत फिनोमिनल एक्टर। उनकी पहली फिल्म में जो मेरे साथ उन्होंने की थी बैंड बाजा बारात, वो बहुत ही सुपर्ब थे उसमें। लेकिन आई थिंक रणबीर कपूर को ज्यादा मौके मिले हैं अलग रोल्स करने के। एंड एक्टर्स अच्छे बुरे नहीं होते, आप क्या फिल्में करते हैं और क्या रोल्स करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आई गेस अपॉर्चुनिटीज मे बी रणबीर कपूर को ज्यादा मिली हैं। उन्होंने बर्फी, रॉकस्टार, रॉकेट सिंह ऑफ द ईयर, सेल्समैन, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर जैसी फिल्में करी हैं, जिनमें बहुत अलग अलग किरदार उन्होंने निभाए, उनको मौका मिला है। सो आई थिंक इट वोंट बी फेयर टू जज देम राइट नाउ। रणवीर सिंह अभी भी आई थिंक रणवीर सिंह अगर अपने हाइपर एक्टिविटी जोन में जो वो रहते हैं, उसको वो जब वो सहम जाते हैं, वो बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म करते हैं, तो आपको वैसे ही लगता है वाह, रणवीर ने आपको क्या कंट्रोल किया। बट लाइक फिल्म लाइक लुटेरा ऑल्सो, उन्होंने अपने पर्सनल जो उनका नेचर है उससे बाहर जाकर एक लुटेरा जैसी फिल्म करी। तो वो भी एक क्रेडिबल बात है। और अगर आज के न्यू एज सुपरस्टार्स को देखें, आपको देखें, रणवीर को देखें, जो भी आपकी जनरेशन है, मेरे को लगता है लास्ट जनरेशन से ये फर्क है कि क्वालिटी पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। लाइक द सब्जेक्ट्स दैट यू चूज, आप क्या फिल्म करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रिटिकल डिसीजन हो गया है सबके लिए ही। और जो आप परफॉर्म कर रहे हैं अभी ऑन एयर या मूवीज में, वो एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे है। 6 पैक्स हैं सबकी, वो तो लीस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये तो होना ही चाहिए। डांसर आप सुपर्ब होने चाहिए हो। पुराने जमाने में इतने अच्छे डांसर नहीं भी हो तो चल जाता था। डांसर आप सुपर्ब होने चाहिए हो, एक्टर आप सुपर्ब होने चाहिए हो, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। और उसके बाद भी पिक्चर हिट है या नहीं है, वो रिस्क है, क्योंकि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो। एवरीबडी इज ट्राइंग समथिंग न्यू। आपको लगता है ये प्रेशर है और ये डिफरेंस है आपकी जनरेशन और लास्ट वाल में? अच्छा डांसर होना, 6 पैक्स होना, आई थिंक ये बहुत, खैर डांसर ये सब थोड़ी आई थिंक सुपरफिशियल चीजें हैं। द थिंग इज, हमारे देश में ऐसा है कि फिल्में और उनके जो गाने होते हैं वो बहुत ज़रूरी थी हम लोगों के लिए। अभी मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं जानती हूँ इस बात की क्या अहमियत है, क्योंकि वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, कि वो जाके आपका टिकट खरीदे और पिक्चर देखने जाए। लेकिन जैसा आपने बोला कि अलॉन्ग विद दिस, ये तो है ही, बट अलॉन्ग विद दिस लोग मतलब अलग टाइप की फिल्में कर रहे हैं, अलग टाइप के किरदार निभा रहे हैं। और आई थिंक वो एक बहुत बेसिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए एक्टर से। एक तो कोई बहुत चौंकाने वाली चीज नहीं, क्या है आप बड़ी अच्छी फिल्में कर रहे हैं, अच्छी स्टोरीज कर रहे हैं, तो एक्टर्स अच्छी स्टोरीज नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, मतलब फिर क्यों फिर मतलब काम ही क्या है। तो आई थिंक ये बहुत ही बेसिक चीज होती है। एंड हम लोग आई थिंक थोड़ा ज्यादा फिल्मों के कंटेंट पे आजकल ज्यादा फोकस हो रहा है, और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बिजनेस है, फिल्म बिजनेस है। और अभी जो पिछले कुछ समय में जो फिल्मों ने अच्छा किया है, चाहे वो छोटी फिल्म रही है, चाहे वो बिग टिकट फिल्म्स रही हैं, उनकी कहानियां अच्छी थी। फिल्में इसलिए चली क्योंकि कहानियां अलग थी, या कुछ नया था, कुछ नई सोच थी उसके अंदर, जिस वजह से वो फिल्में चली। और उस वजह से एक्टर्स वो करते हैं बिकॉज आपको आई मीन जो चीज़ काम करेगी आप वही करोगे। सो आई थिंक ये हमारी ऑडियंसेस का जो एक नजरिया जो बदल रहा है वो दर्शा रहा है मेरे हिसाब से, कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको थोड़ा और मिल जाए, बस गाने ही नहीं, क्योंकि आजकल सबके पास घरों में अपने अच्छे बड़े फ्लैट स्क्रीन HD टीवीज हैं, तो लोगों को गाने तो दिख जाएंगे ना घर में भी। अगर थिएटर जा रहे हो तो यू वांट समथिंग मोर देन दैट। सो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ रही है और बेटर हो रही है, दे आस्किंग फॉर क्वालिटी। और जब अलग करने की कोशिश होती है और वो नहीं काम करती है, जैसे बॉम्बे वेलवेट आपने बोला, तो क्या कोई झटका लगता है बहुत? वो यू वेरी डिसहार्टेंड उसके बाद बॉम्बे वेलवेट से? ऐसे लगा था घर में किसी की ना डेथ हो गई है। जो फैमिली में डेथ होती है ना, वैसी फीलिंग हो रही थी कि मतलब मैंने रणबीर को फोन भी किया और हम दोनों ऐसे बात कर रहे फोन पे, तू ठीक है? हाँ यार मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? यार बस मैं भी ठीक ही हूँ यार। अच्छा तो फिर छुट्टी पे चले जा कहीं? नहीं मैं सोच रहा हूँ ना वापस किसी फिल्म को शुरू कर लेता हूँ, थोड़ा बिजी हो जाऊंगा। हाँ यार ठीक है चल तू कर ले, ध्यान देना अपना। हाँ ठीक है चल तू भी। तो हम लोग ऐसे बात करते हैं, नहीं क्या हो गया है, मतलब बहुत दुख हो जाता है। और मेरे साथ ही पहली बार हुआ था, मतलब
भगवान की दया से मेरे को मेरी सारी फिल्में कभी मतलब ऐसी डिजास्टर नहीं हुई हैं जो ये थी। और बुरा लगता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि आपको पता है इतना पैसा लगा है प्रोड्यूसर का पिक्चर के ऊपर, इंडस्ट्री को बहुत बिगिश वे में बहुत बिग वे में इफेक्ट करता है ये। सो आई थिंक एक सेंस ऑफ लॉस फील होता है, यू नो। और जब वो मेरे साथ पहली बार हुआ तो आई डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। बट मुझे एक बात पता थी कि कभी भी किसी भी फेलियर को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि आप उस फेलियर का बर्डन लेके आप आगे जाके अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हो। वो उस चीज से मुझे बचना था, मैं जानती थी, वरना मैं आगे जाके उसका अगर बर्डन लेके चलती फेलियर का तो आई न्यू दैट मैं गलत डिसीजंस लेना शुरू करती इनसिक्योरिटी से, एक फियर से, जो मैं अपनी लाइफ में कभी करती नहीं हूँ। मैं हमेशा एक फियरलेस नजरिए से अपने काम को अप्रोच करती हूँ कि डर के मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं चाहती थी मैं डरूं ना बस, और आई थिंक वो नहीं हुआ तो ठीक है। आई गेस यू लर्न फ्रॉम इट। फिल्म जब रिलीज हो जाती है और काम नहीं करती है तो बहुत सोचते हैं लोग कि क्या हुआ था, क्यों नहीं काम करा, बट इट्स नॉट समथिंग यू कैन एवर पुट अ फिंगर ऑन। अच्छा, ये मैं बता दूं कि अनुष्का ऐसी ही हैं, ये रियल लाइफ में भी ऐसी हैं, ऐसे ही डिसीजंस लेती हैं। जब से मैं इनको जानता हूँ ऐसे ही बात करती है, तो बिल्कुल जैसी अंदर है वैसे ही बाहर है। और आप लेकिन गार्डेड भी हैं थोड़ी अनुष्का। गार्डेड जैसे एक स्टार पार होती है कि कच्चीना है, प्रियंका है, दीपिका है, दे आर ऑल आउट देयर। आप लगता है थोड़ी सी रिजर्व है, आप अपना काम करती हैं, आती हैं और फिर शांति। हाँ, ये है आपकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा। आई थिंक कोई भी चीज जो आपके काम को बेहतर ना करे, खराब करे, आई थिंक आप उसको अवॉइड ही करते हैं। मैं सोशली बहुत ऑकवर्ड इंसान हूँ, मैं ज्यादा मेरे दोस्त भी नहीं है जो मैं ऐसे बोलती हूँ, मुझे बहुत बुरा भी लगता है, बट अब क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक मेरा काम करना, वापस आना, इसी में मुझे खुशी मिलती है। और मेरी लाइफ को मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ बहुत, बाय गॉड ग्रेस बहुत बिजी लाइफ है। और मैं ज़्यादा अपने आप को फैलाती नहीं हूँ यहाँ वहाँ। आई फील लाइक मेरी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, और मे बी मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है जो बाकी एक्टर्स के पास है टू एक्सपेंड ऑन सो मच। मुझे बस काम करना आता है, मुझे एक्टिंग करनी आती है, मुझे वो सब समझ में आता है, मुझे अपने कैरेक्टर्स को कैसे डेवलप करना है, कैसी फिल्में चूज करनी है, ये सब मुझे समझ में आता है। इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। तो जब आपको कुछ आता नहीं है या कोई चीज़ आपको किसी भी प्रोडक्टिव वे में इफेक्ट नहीं करने वाली है आपके करियर को, तो आप उसमें घुसते नहीं है। तो आई थिंक इट्स सेल्फ प्रेजर्वेशन, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं जैसी हूँ। एंड गार्डेड मैं इसलिए हूँ क्योंकि हमेशा से ऐसी रही हूँ। मैं अपने इमोशंस को जो मैं फील करती हूँ वो मैं यूजली खुद ही उसके साथ डील करती हूँ। मैं किसी और पे उसको किसी और को उससे बर्डन करना नहीं चाहती हूँ। थोपती नहीं है आप किसी के ऊपर? थोपती नहीं हूँ। एंड ऑल्सो मैं इंडस्ट्री से आई नहीं हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मैं अपनी फैमिली के पास जाऊंगी, अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगी और उनको बोलूंगी कि ये क्राइसिस हो रही है काम में, तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे, बिकॉज एक्चुअली वो मुझे कुछ एडवाइस दे नहीं पाएंगे क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है फिल्मों के बारे में। अगर मैं अपने पापा से मतलब कुछ उनके प्रोफेशन जो आर्मी में थे उसके बारे में बात करूँगी तो आई एम श्योर ही विल बी एबल टू गाइड मी, बट यहाँ पे वो नहीं कर सकते हैं। तो वो इतने परेशान हो जाते हैं कि मैं उनको कुछ बोलती नहीं हूँ। आई प्रिटेंड लाइक नहीं टेंशन मत लो, सब ठीक है मैं हैंडल कर लूंगी। तो आई थिंक समवेयर वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूँ, मैं जैसी हूँ। ओके, जावेद साहब ने मुझे एक बार बोला था कि आमिर खान की सबसे बड़ी खूबी है कि वो स्क्रिप्ट जो है जो किसी को समझ में नहीं आएगी वो आमिर को समझ में आएगी, वो उस पर पैसे लगाएगा और वो सुपरहिट फिल्म बनेगी। जैसे लगान आप सोच सकते हैं, ऑन पेपर इट्स अ डिजास्टर बट इट वेंट टू दी ऑस्कर्स तक चली गई। वही बात मैं अनुष्का शर्मा में देखता हूँ कि जो स्क्रिप्ट आप चूज करती हैं कमर्शियल ब्लॉकबस्टर्स में बड़े बड़े स्टार्स के साथ भी आप शाइन करती हैं, अपना ही कैरेक्टर आपका होता है, वेल डिफाइंड रोल्स होते हैं। और NH10 भी जैसे आपने खुद प्रोड्यूस करी पहली बार, और आपने मुझे बताया कि बहुत मुश्किल था वो सफर प्रोड्यूसर बनने का, क्योंकि आजकल शाहरुख खान की फिल्म को भी रिलीज डेट नहीं मिल रही है। तो एक बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट को प्रोड्यूस करना, फिर आना, ये स्क्रिप्ट समझना, ये आपको इंटेलिजेंस है या ये कॉन्फिडेंस है आपको कि दिस इज द स्क्रिप्ट दैट आई वांट टू इन्वेस्ट इन और ये ठीक रहेगी मेरे लिए? मैंने एक्चुअली सोचा था इसके बारे में। अर्लियर मैं उसको इंस्टिंक्ट्स बोलती थी, जो अभी ऑब्वियसली वो इंस्टिंक्ट्स ही है, लेकिन आई थिंक बात ये है कि मैं बहुत सिंपल रखती हूँ चीज़ों को। अगर मुझे किसी चीज़ में पोटेंशियल दिख रहा है, अगर मुझे किसी स्क्रिप्ट में पोटेंशियल दिख रहा है, तो मैं उसको फॉलो थ्रू करती हूँ। प्रॉब्लम तब आती है जब आप किसी चीज़ में पोटेंशियल देखते हैं और उसके बाद आप उसको सेकंड गेस करने लग जाते हैं। फिर आप सोचते हैं अच्छा ऐसी पिक्चर पहले बनी है नहीं बनी है, आप 3 लोगों से पूछोगे कि आपको क्या लगता है, 3 लोग आपको 3 अलग बात बोलेंगे, फिर आप अपना दिमाग खराब करोगे। तो मैं उतने कॉम्प्लिकेशन में घुसती नहीं हूँ। अगर मुझे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है किसी चीज़ के लिए तो मैं उसको कंप्लीटली आई फॉलो थ्रू एंड आई पुल थ्रू। एंड आई थिंक एक अपने ये जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, कभी कभी जब आप उनको
धीरे धीरे उनकी सुनना बंद कर देते हैं। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इसको अपनाया है। तो धीरे धीरे आई थिंक वो बुझने लग जाती हैं, तो आई फॉलो इट। जैसे आपने कहा NH10 बनाना बहुत मुश्किल था। एक तो हमको बिगनिंग से पता था कि वो अडल्ट रेटेड फिल्म होने वाली है। तो आई एम सॉरी मैं आप लोगों को बोर कर रही हूँ इन डिटेल से, बट सैटेलाइट राइट्स नहीं मिलेंगी आपको पता है, बिकॉज वो स्क्रीन नहीं हो सकती है, एंड एक लिमिटेड ऑडियंस है उसकी। स्टूडियोज ऐसी फिल्मों में पैसा लगाते हैं यूजुअली जिसमें जैसी फिल्में ऑलरेडी बनी हो, जो एक कोई रेफरेंस पॉइंट होता है उनके लिए। अच्छा ये कैसी टाइप की फिल्म है, तो आप उनको बोलोगे ये ना कहानी टाइप की फिल्म है, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है। बट इफ यू डोंट हैव अ रेफरेंस, जो NH10 का नहीं था, देन दे वेरी हेजिटेंट इन एक्सेप्टिंग द फिल्म। सो आई थिंक दैट वाज आवर स्ट्रगल। बट मैंने प्रोड्यूसर बनने का जो तय मैंने डिसाइड किया, वो इसीलिए किया क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं प्रोड्यूस करूंगी इस फिल्म को तो ये ज़्यादा आसान होगा इसको बनाना। अगर मैं इसमें एक्ट करती तो फिल्म का बजट और बढ़ता, और अगर मैं प्रोड्यूस करती तो मैं कुछ पैसे नहीं कमाती, बट एटलीस्ट आई न्यू दैट ये पिक्चर बन जाती। पैसे तो आपने कमाए हैं और भी प्रोडक्शन कर रही हैं आप, तो पैसे की बात तो थोड़ी मुझे जारी लग रही है, क्योंकि पैसे तो पिक्चर ने कमाए और आप आगे भी प्रोडक्शन कर रही हैं, तो बेस्ट ऑफ लक विद दैट। ए दिल है मुश्किल पे वापस आना चाहूंगा। ए दिल है मुश्किल का सफर बहुत ही डिफरेंट करण जौहर की फिल्म थी। करण जौहर की फिल्म जैसी नहीं थी। ड्रामा था, इमोशन था, लेकिन एक हैप्पी एंडिंग, एक जो वन लव वन लाइफ वाला कॉन्सेप्ट था वो आउट था। बहुत डिफरेंट फिल्म थी। आपके लिए ये फिल्म करना और इसका एक्सपीरियंस, और जब सराही दर्शकों ने तब हम लोग 90s के बच्चे, हम बड़े हुए हैं। कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, ये फिल्में देखकर। एंड करण की फिल्में, कल हो ना हो, कुछ होता है, ये दे वर बिग पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग अप ईयर्स। हालांकि कल होना उन्होंने प्रोड्यूस करी है, बट उनके स्कूल ऑफ थॉट से वो आती है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब उन्होंने मुझे अपनी फिल्म ऑफर करी, नॉट ओनली बिकॉज वो चाहते थे कि मैं इंडस्ट्री में आऊँ ना, बट ऑल्सो बिकॉज आई न्यू दैट उनके साथ काम करने का मौका जो मुझे मिल रहा था, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप मुझे 15 साल पहले बोलते कि आप करण जौहर के साथ फिल्म करने वाली होती, जब मैं बैंगलोर में किसी कंटोनमेंट में रह रही थी, तो मैं बोलती पागल हो गया। बट लाइक टुडे इट सीम्स लाइक इट सीम्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू। एंड मैं जानती थी कि जब वो ये फिल्म बना रहे थे कि वो कुछ अलग बोलने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, आप अपने आप को रेलिवेंट महसूस फील करना चाहते हो हमेशा, बिकॉज ऑडियंसेस बदलती रहती है, ऑडियंसेस की चॉइसेस बदलती रहती हैं, उनका लोगों की सोच बदलती रहती है। तो आप क्या उस सोच को अभी भी फिल्म में दर्शा सकते हो? आई थिंक करण का ये एक चैलेंज था, उन्होंने अपने ऊपर ये एक चैलेंज किया था उन्होंने अपने आप को इस बात से। एंड आई थिंक समवेयर उन्होंने इस पिक्चर को बहुत ही अलग वे में शूट किया था। और मैं बहुत खुश थी कि उनको लगा कि मैं उनकी इस नई वे ऑफ स्टोरी टेलिंग को मैं उनको सपोर्ट कर पाती, बिकॉज आई गेस उनको लगा कि मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से आती हूँ जहाँ पे जिसको आप नेचुरल एक्टिंग बोलते हैं। जो मुझे समझ में आता है कि नेचुरल एक्टिंग क्या होती है, मतलब एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, नेचुरल एक्टिंग और ड्रामेटिक एक्टिंग क्या होता है। बट आई गेस सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई वाज हैप्पी कि उन्होंने मुझे चुना। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के साथ जब हम लोग बैंगलोर में रहते थे, तो हमारी कॉलोनी में मैं और मेरी दोस्त बैठ के कुछ होता है कि डायलॉग्स रिपीट करते थे। कौन से डायलॉग्स? मैं अंजलि बनती थी। हाँ, कौन से डायलॉग्स? Rahul is a cheater, he is a cheater. So this was like me growing up, and when suddenly I'm doing a film with him, तो कभी कभी बहुत अजीब लगता है, बिकॉज मैं बहुत ही रेगुलर फैमिली से आती हूँ। एंड ये सारी चीजें बहुत, मतलब हम किसी को नहीं जानते थे फिल्म में, लाइक किसी को भी, दूर दूर के रिश्तेदार भी फिल्म से कुछ रिलेशन किसी का नहीं था। तो जब आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं कि आप करण जौहर के साथ सेट पे हैं और वो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, और आप लीड एक्ट्रेस हो उनकी फिल्म की, तो ये बहुत बहुत अजीब चीज लगती है। यू फील लाइक लाइक ड्रीम्स जस्ट कैन कम ट्रू, एंड द बेस्ट थिंग्स कैन हैपन टू यू। ये मैजिक हो सकता है आपकी लाइफ में, ऐसा फील होता है। अच्छा, मैं आपसे आपका फेवरेट ए दिल है मुश्किल का गाना सुनना चाहूंगा, क्योंकि आप गाती भी बहुत अच्छा है। बहुत बकवास गाती हूँ मैं। अच्छा गाती है। और अगर हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, आपका कौन सा फेवरेट गाना? मुझे गाने तो खैर बहुत अच्छे थे फिल्म के, बट मेरा चन्ना मेरा काफी फेवरेट। आप सीरियसली मुझसे गवाने वाले हो? आप गाएंगी, मैं गवा नहीं रहा हूँ। ये माइक है हमारा जो ऑडियंस में जाएगा, अभी आप फेंकेंगी। कैन वी हैव अ लिटिल लाइट क्लैप गोइंग फॉर रचना? यस, लेट्स हियर इट। Sorry guys, sorry, please.
अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया। फैंटास्टिक, वेरी गुड स्पोर्ट अनुष्का शर्मा। अनुष्का, ये आप बार बार ट्रेडिशनल बात पे आती है, अपनी फैमिली लाइफ के बारे में बोलती है। मुझे याद है मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जहाँ आपने बोला था मैं फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मैं कास्टिंग काउच से बहुत डरती थी। तो मुझे कास्टिंग काउच से डर लगता था कि इंडस्ट्री पता नहीं कैसी होती है और क्या होता है वहाँ। मैं इतना दूर तक का सोचती भी नहीं थी कास्टिंग काउच। मुझे लगता है अगर कोई मुझे गलत नजर से देखे तो मतलब मैं बहुत मैं बहुत छोटी थी जब मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म करी थी। मैं 19 साल की थी। ऑब्वियसली लाइफ का एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं होता है। मैं बहुत ही प्रोटेक्टेड फैमिली से आई थी। मैं अपनी पूरी लाइफ मैंने आर्मी कैंप्स में बिताई है, तो वहीं पे आपकी पूरी दुनिया उसी के अंदर होती है। तो मैं ये बहुत ही फार फेच चीज़ होती है कि आप एक्टर बन सकते हो। और ऑब्वियसली आप सोचो कि आप एक्टर नहीं बन सकते यार, मतलब अब मैं जहाँ से आ रही हूँ वहाँ पे कोई मतलब ये दूर दूर तक नहीं इंसान ही सोच सकता है बात। तो इम्पॉसिबिलिटी लगती थी मुझे, और मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ इम्पॉसिबल लगती है तो मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। तो दैट वॉज माई एटीट्यूड। बट आई थिंक एक पता नहीं क्यों बचपन से ना, बहुत अजीब बात है, बट मुझे ना लगता था कि मैं बहुत फेमस होने वाली हूँ। और मुझे कोई रीजन नहीं पता था कि मैं क्यों फेमस होने वाली हूँ, बट मुझे पता था मैं फेमस होने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं बाथरूम में अपने आप को इंटरव्यूज भी देती थी ऐसे। और कभी उस इंटरव्यूज में मैं टेनिस प्लेयर होती थी, कभी मैं राइटर होती थी, मैंने कभी कभी पॉलिटिशियन भी बनती थी। तो मतलब मैं बहुत मैंने आई डेंट रियलाइज एट दैट टाइम कि एक्चुअली मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे किरदार निभाने की कोशिश कर रही हूँ और वैसे इंटरव्यूज दे रही हूँ। बट एक्ट्रेस बनूंगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। जैसे मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत ही लगा था कि बहुत ही मुश्किल बात है ये। मैं मॉडलिंग कर रही थी, लेकिन आई गेस डेस्टिनी एक कोई चीज़ होती है, और आज मैं यहाँ पे हूँ और मैं आपसे इस बारे में बात कर रही हूँ। मुझे एक्चुअल इंटरव्यूज करने का मौका मिल रहा है। अपनी बातों में खुद से सवाल पूछ के खुद जवाब नहीं दे रही हूँ। सारी आपकी ट्रेनिंग काम आई। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहता था आपसे कि इसी बात पे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज की बात है, आजकल इंडस्ट्री में देखते हैं, अगर आप आपकी पर्सनालिटी के बारे में बात करें, इंडस्ट्री में देखते हैं बहुत सारे फॉलोआउट्स, मैरिजेस आर ब्रेकिंग, डिवोर्स रेट्स हाई प्रोफाइल कपल्स जो है दे आर स्प्लिटिंग। आपको लगता है बॉलीवुड ने जो बचपन से सिखाया दिस वन लव वन लाइफ कॉन्सेप्ट, जिसपे वी ऑल हैव ग्रोन अप, बहुत ही ज्यादा ड्रीमी रोमांटिक सिचुएशंस, ऑल दैट इज नाउ आउट? आपको लगता है कि आजकल स्पीड डेटिंग का जमाना है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट एज एन एक्ट्रेस एट द पीक ऑफ हर करियर? आई थिंक मैं बहुत ही बेसिक इंसान हूँ। मेरी सोच बहुत ही बेसिक है। तो मैं अभी भी बिलीव करती हूँ कि एक ही बार शादी होती है और यू हैव टू सस्टेन इट। ये ऐसे नहीं बोल सकते कि बस इंडस्ट्री में लोगों की शादियां टूटती हैं। आई थिंक क्योंकि हम लोगों की लाइफ पे ज्यादा फोकस होता है, वो मीडिया टेंशन में होता है, तो ऐसे लगता है। आई एम श्योर, I guess yeah, the divorce rate is increasing in the countries, and I think मेरा बहुत ही एक thought है इसके पीछे, which I might be totally wrong about, but मुझे ये लगता है ये इसलिए because actually the woman is changing. आजकल क्या है कि औरतें बदल रही हैं, उनकी सोच बदल रही है, एंड कहीं ना कहीं जो एक इक्वेशन आदमी औरत के बीच में होता था कुछ साल पहले, वो आज सेम नहीं है। एंड कुछ लोग उसको एडजस्ट उस चेंज के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। व्हेन आई मीन कुछ लोग, आई मीन both partners, but especially the man, and sometimes आप नहीं कर पाते हो। those are one of the reasons I feel that marriages don't work anymore. वो equation जो बदल रहा है, वो इसलिए बदल रहा है क्योंकि औरतें financially independent हो रही हैं, and I think today you are not looking for a life partner कि आपको बस मतलब एक घर मिल जाए रहने को। you are looking for a life partner कि आपको एक compatibility मिले एक इंसान के साथ, एक आप दो लोग साथ साथ ग्रो करें एज इंडिविजुअल्स। और लाइक जैसे मैंने कहा कि मेरी सोच बहुत बेसिक है हमेशा से, तो मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिल जाता है, देन यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स द मैरिज। ऐसी हो नहीं जाती है, एंड यू कांट, आई थिंक यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क। मैरिज इज डन, इट्स अ वेडिंग दैट हैपेंस, इट्स उसके बाद जो आप लोगों का जो व्हाट यू नीड टू डू टू मेक इट वर्क, आई थिंक समवेयर पीपल बिकम अ लिटिल impatient. And they sometimes let go. And I think the other reason is लोग एक दूसरे को बहुत बदलने की कोशिश करते हैं।
यू नो आई थिंक एक्सेप्टेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी रिलेशनशिप में, और आपको हर इंसान को जो आपके साथ हैं, जिनके साथ कैसा भी आपका रिलेशनशिप, आई थिंक एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपके पेरेंट्स, यू नो, पेरेंट्स एक्सेप्टिंग द किड्स द वे दे आर, अपनी खुद की सोच उन पे ना थोपें, और एज अ यू नो एज अ योर लाइफ पार्टनर बहुत ज़रूरी होता है। बट या आई थिंक आप जो बोल रहे हैं ये मैं पूरी तरह से उस पर अग्री नहीं करती हूँ। अगर आपको अपनी शादी चलानी है तो आप चला सकते हैं। और आपने सोचा शादी के बारे में? बिल्कुल नहीं। अरे आई मीन सोचा, मैं जैसे बोल रही हूँ, ऑब्वियसली मैं शादी करना चाहती हूँ, और मैंने जैसे आपको बोला कि मैं अपनी लाइफ में मैंने हर चीज़ बहुत नॉर्मली करी है, यू नो, मैंने बहुत नॉर्मल माइलस्टोन्स रहे हैं मेरी लाइफ के, एंड हाँ, शादी उस पे, उस एजेंडा पे है, प्लग इन, पर कब होगा ये सब मुझे नहीं पता। बट आई थिंक आजकल थोड़ा दौर बदल रहा है, यू नो, एंड आई थिंक एक्ट्रेसेस शादियों के बाद भी बहुत काम कर रही हैं, बहुत क्रेडिबल काम कर रही है, जैसे यू नो विद्या बालन है, या इवन ऐश्वर्या ने ADHM, काजल, करीना जो शी इज जस्ट अबाउट टू बिकम अ मदर, एंड वो अभी तक महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रही है, जिनको उन्होंने रिसेंटली मैंने कोई इंटरव्यू पढ़ा जहाँ पे उन्होंने कहा कि सैफ ने बोला लगता है तुम्हारा बच्चा ना महबूब स्टूडियो में हो जाएगा क्योंकि तुम वहीं पे रहती हो। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा दौर है, यू नो, फॉर वुमेन इन मूवीज, and I think I would like to continue to just be normal as a person, you know. I think it's very important to not get trapped. एक क्या होता है कि आपसे expectations ये है, और मुझे इस बात से बहुत ही ज़्यादा you know चिढ़ होती थी जब लोग बोलते थे कि बिगिनिंग ऑफ माई करियर कि यू नो एक्ट्रेसेस की ना शेल्फ लाइफ होती है, तो मुझे बहुत खुंदक आती थी इस बात को सुन के, बिकॉज ये बहुत ही डिरोगेटरी चीज़ है मेरे हिसाब से, यू नो, ऐसा बोलना। एंड आई फील लाइक टुडे विमेन बाय द काइंड ऑफ चॉइसेस दे मेकिंग इन सिनेमा, एंड आई थिंक समवेयर वी आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू दैट, हम लोग एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड होपफुली वील स्टार्ट टू व्यू actors, you know, for the films that they do, and not relate their personal lives and bring their personal lives into the equation. Quickly before I go to the next question, एक बीच में सब क्वेश्चन है, विमेन की आपने बात करी इन सिनेमा एंड हाउ इट्स चेंजिंग, आपके हिसाब से आपको छोड़कर बेस्ट एक्ट्रेस अभी इंडस्ट्री में कौन है, और रोल जो आपने देखा हो जिससे आप बहुत प्रभावित हुई? यू नो, ये इतना सुपर्ब समय है कि आप अगर देखें तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से किसी एक का नाम। आई थिंक कंगना रनौत बहुत ही फिनोमिनल एक्ट्रेस हैं, आलिया भट्ट इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, सो इज दीपिका, प्रियंका। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट एक्चुअली। मुझे लगता है कि एक्ट्रेसेस हमेशा सिंस टाइम्स इमेमोरियल आई फील लाइक they've always been very good performers, you know. कोई एक्ट्रेस आपको ओवर हाइप लगती है? ऑनेस्टली ओवर हाइप्ड आपको लगती है कोई एक्ट्रेस जिसको आपको लगता है कि ओवर हाइप्ड है थोड़ी सी? आई थिंक एक्ट्रेसेस को ज्यादा हाइप करना चाहिए, इनफैक्ट अंडर हाइप्ड है सारी एक्ट्रेसेस। आई थिंक एक्टर्स ज्यादा ओवर हाइप्ड है, एक्ट्रेसेस आर अंडर हाइप्ड। Actors are stars, they're not really actors in this country, but now we are getting more actors. अच्छा, एक मैं शादी की हमने पहले बात करी, तो एक युवराज सिंह की शादी पे आपको देखा, वो ऐसे लग रहा था कि कोई घर की शादी हुई है जिस सबकी पूरे हिंदुस्तान की, जिसमें न्योता नहीं मिला है हमें, क्योंकि सबको जानते थे, सोशल मीडिया ट्विटर से सबका पता था सबकी लाइफ में क्या चल रहा है, और वहाँ पे एक देख रहे थे कि वही गानों पे डांस कर रहे हैं जो हमारी शादियों में होता है। एक ये जो पर्सनल स्पेस है, इसके बारे में क्या कहेंगे? करण जौहर ने जैसे कहा कि एक्टर्स आर द मोस्ट लोनली पीपल, बहुत ही लोनलीनेस होती है, अकेले होते हैं, कोई दोस्त नहीं होता है। आजकल जो ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये हमारे दोस्त बन चुके हैं। ये वाली नहीं यार, मैं तो बिल्कुल लोनली नहीं हूँ। आई डोंट नो करण क्या बोल रहा है। रणबीर कपूर ने ऐसा बोलते रहता था मेरे को कि यू नो सैडनेस, एंड मैं दुखी हूँ, एंड नो नॉनसेंस, एंड आई टू कीप टेलिंग हिम ना, तुम ना रोमांटिसाइज करते हो सैडनेस को। एंड आई थिंक एक्टर्स का एक चीज होता है, हम लोगों को क्या होता है, कोई भी बैड इमोशन होगा ना, और मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं NH10 की शूट कर रही थी, हम लोग थे राजस्थान में, और वहाँ पे बहुत बुरा डस्ट स्टॉर्म आया था, बहुत बुरा सैंड स्टॉर्म। एंड एक समय पे ऐसा लग रहा था, एक बहुत बड़ी लाइट होती है जो बहुत भारी होती है, 100 kg की लाइट होती है वो, और वो ना ऐसे एक पेंडुलम की तरह ऐसे बहुत तेजी से यहाँ से वहाँ हो रही थी, और अगर वो गिर जाती उस क्रेन से और हमारी तरफ आती तो मतलब बहुत बड़ा यू नो कांड हो जाता। तो मैं उस दिन जब ये हो रहा था और मैं देख रही थी, मुझे याद है मेरे दिमाग में पहले डर हुआ, और मेरी नेक्स्ट थॉट थी, इस डर को याद रखना, ये एक्टिंग करते हुए यू विल बी एबल टू यूज इट, you know. So even in real emotions, like real feelings that you're having in life, sometimes you start to become aware of it, जो usually maybe people don't become of their emotion. आप रो रहे हो तो आप रो रहे हैं, but sometimes I feel like actors, because of the way, maybe the way we are, हम लोग कभी रो भी रहे हैं ना, तो थोड़े समय बाद एक
They want to tap into that emotion. Yeah, you want to understand that emotion, you know, and because आपको लगता है कि आप उसको कहीं पे आगे जाके यूज कर सकते हैं. तो मैं रणवीर को भी यही बोलती थी कि तुम रोमांटिसाइज करते हो सैडनेस को. तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आई मीन डिपेंड करता है आप अपनी लाइफ का क्या डिसीजन लिए हुए, आपने अपनी लाइफ को कैसा बनाया हुआ है. मैंने अपनी लाइफ ऐसे रखी हुई, मेरे फैमिली का फुल सपोर्ट है मेरे साथ. मैं अपनी बहुत क्लोज हूँ मैं अपनी फैमिली से, यू नो. और मेरी मैंने जैसे आपको पहले कहा था, मैंने प्रायोरिटाइज करी हुई अपनी फैमिली को, क्योंकि मैं ज्यादा जैसे आप बोल रहे हैं मैं सेट पे जाती हूँ और वापस आ जाती हूँ, तो मेरी एक लाइफ है, मैं इसको एक जॉब की तरह ट्रीट करती हूँ. ये मेरी लाइफ नहीं है, ये एक काम है मेरा जिसमें मैं रोज जाती हूँ, मैं बहुत अच्छा करना चाहती हूँ, फिर मैं वापस आके अपनी रेगुलर लाइफ जीना चाहती हूँ. सो आई थिंक लाइक मैंने वो बैलेंस मेंटेन करके रखा है, जिस वजह से मुझे तो नहीं लगता है कि मैं लोनली हूँ या मैं यू नो ऐसा फीलिंग मुझे तो कभी भी नहीं आई है. अब बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट है इस इंटरव्यू का, क्योंकि अब आपको ये टॉस करना है ऑडियंस में. ऑडियंस के पास अगर क्वेश्चंस हैं तो हम आपको माइक देंगे. दिस इज एक्चुअली अ माइक. टॉस करना मतलब टॉस करना है, फेंकना है किसी के ऊपर. ये नहीं, हम टेक्नोलॉजी लेके आए. एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? अनुष्का, एनीवन? यार बता तो दे ये क्या. वहां तक फेंकना मुश्किल है, लेकिन हम ट्राई कर लेंगे. नहीं, मैं कोशिश करती हूँ. क्यों? सर्वर पे लग जाएगी तो नहीं फेंकना है. मैं तो Do we बहुत actually throw एक्साइटेड it? हो गई थी. ओके, यू वांट टू थ्रो इट? नहीं, अवॉइड इट, थोड़ा दूर है. बस आगे आएंगे, बस आगे आ जाएंगे. आप चाहते हो मैं फेंकूं उनके मुंह हाँ, के मैं ऊपर? चाहता हूँ कि आप हाँ, उनको आगे बुला के अब एम करो. परफेक्ट टेलीविजन मोमेंट ऐसे लीजिए. सो आई एम सॉरी अगर ये आपको सच्ची में फेंकना है क्या? आप देखो पकड़ लेना. ऑलराइट, ऑलरेडी होल्डिंग अ माइक. आप माइक पकड़ा दीजिए ना किसी को. 1 2 3. You brought up Delhi Velvet. I mean, Mumbai Velvet you spoke about, Bombay Velvet. You said that was your first flop film. And you are a producer. You are experienced now. You've done some fantastic work. What would you attribute it to? If you were to analyze the reasons for the flopping of the film, what will you attribute that to? It's very difficult to answer this question. Also क्या होता है, हाँ, it's like a bad breakup यार. जब breakup हो जाता है दूसरे इंसान की गलती लगती है. मैं तो सही थी, यही गलत था, और उसको लग रहा होगा ये गलत थी, मैं तो एकदम परफेक्ट था. So I feel like it's like that, I mean, beginning में ऐसा होता है कि आप गलतियां ढूंढते, किसी और की गलतियां ढूंढेंगे कि इसके वजह से नहीं हुआ होगा, उसकी वजह से नहीं होगा. ये बहुत नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो चलते हैं आपके साथ, बिकॉज आप बहुत ऑब्वियसली आप सैड होते हो. बट बहुत मुश्किल है बोलना कि किस वजह से नहीं चली. जो मैंने अभी तक एनालाइज किया है बॉम्बे वेलवेट के बारे में, वो ये है कि उस फिल्म में बहुत काम गया है, और ये बहुत एक प्रोग्रेसिव फिल्म थी इन टर्म्स ऑफ जो टेक्निकलिटी से इस पिक्चर को बनाया गया है, वो बहुत ही फॉरवर्ड थी इन इट्स टाइम्स. बट आई थिंक समवेयर मे बी जो फिल्म हम बनाने जा रहे थे वो नहीं बनी. वो डायरेक्टर को दोष देंगी आप? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उन्होंने इतना बढ़िया काम किया इसके पहले भी, एंड किसी एक फिल्म की वजह से नहीं बोल सकते, बिकॉज आई फील लाइक सबका इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. तो अगर हम लोग सक्सेस जब होता है पिक्चर का और सब लोग उसका श्रेय लेते हैं सक्सेस का, तो जब कोई फिल्म काम नहीं करती तो आप किसी भी एक इंसान पे उसको ब्लेम नहीं कर सकते. एंड डेफिनेटली आप अनुराग के ऊपर इस फिल्म का वो नहीं डाल सकते हैं फुल ओनर्स. फेयर इनफ. मैं देख रहा हूँ राजू जी बैठे हैं इधर, आप पूछना चाहेंगे कुछ अनुष्का से? इफ यू कैन गिव हिम अ माइक. अनुष्का ने खुद ही बॉम्बे वेलवेट के लिए जो कुछ कहना है तो कह दिया. हालांकि उस समय मैंने एक जोक कहा था कि बॉम्बे वेलवेट के लिए मिक्स रिपोर्ट है. लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है मिक्स क्या है, हमने कुछ लोग कह रहे हैं फ्लॉप है, कुछ लोग कह रहे हैं सुपर फ्लॉप है. तालियां. और ये जोक नहीं था एक्चुअली, सच्चाई थी. ये रियलिटी थी. ये आप बोल सकती हैं. राजू जी को सवाल. हाय, यू आर वेरी आउटस्पोकन. आप बहुत मुंह फट हैं जैसे आप कहती हैं, और आप कह रहे हैं कि आप अपनी रेगुलर लाइफ में वापस चली जाती हैं, कंटोनमेंट में, आर्मी में यू हैव ग्रोन अप. तो जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये सब विवाद होता है तो आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि मैं अपनी सेलिब्रिटी स्टेटस यूज करके कुछ बोलूं, पर आप एक्ट्रेस भी हैं तो आप कुछ बोल नहीं रही. सो आप अपने उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करती हैं? जैसे मैंने पहले बोला ना कि बहुत सी बार आपको तभी कुछ करना चाहिए अगर उसका कुछ एक्चुअल इमीडिएट इफेक्ट हो सकता है, या उससे कुछ
कुछ हो सकता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता सकती हूँ। मुझे पता है जब मेरे फादर JNK में पोस्टेड थे और कारगिल वॉर चल रहा था उस समय पे मुझे याद है कि जब भी हम स्कूल से वापस आते थे मेरी मम्मी बस टीवी के सामने पूरे समय बैठी होती थी, बिकॉज फोन्स मतलब 1-2 महीने में 3 महीने में एक बार कॉल आता था, वो भी नहीं पता होता था कहाँ से फोन कर रहे हैं। एक बहुत ही अजीब सी बात करते थे, समझ नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे, ज़्यादा देर तक बात नहीं हो पाती थी और मम्मी बस टीवी देखती रहती थी। और वो न्यूज़ वो टिकर पे जो नीचे आता है ना, feel so weird saying it also, but death of like the soldiers, वो ऐसे पढ़ते थे। तो आई हैव गॉन थ्रू दैट पर्सनली, मैंने वो एक्सपीरियंस किया। मेरे फादर इन्फेंट्री में थे, विच इज द फाइटिंग आर्म ऑफ आर्मी। एंड मैं जानती हूँ कि एक सोल्जर की फैमिली और एक सोल्जर क्या क्या सहते हैं, व्हेन दे आर डूइंग देयर जॉब्स। तो जब अगर मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ से इसको रिलेट करूं, वो तब था। आज जब ऐदिल मुश्किल इतने बड़े विवाद में जब आई थी, जब फवाद खान का टॉपिक छिड़ा था, तब मेरे को बस एक बात समझ में आई थी, जो सेंटिमेंट था लोगों का वो मैं समझ सकती थी पूरी तरह से। लेकिन मैं इतना जानती थी कि जो बॉर्डर पे इंसान लड़ रहा है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर कोई फिल्म रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है। उनकी लाइफ वो एक्चुअल इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं। ये बहुत ही इट्स नेग्लिजिबल दिस थिंग, and I feel like because I am a soldier's daughter, I understand that what they are doing is the real deal. और इस बारे में मेरा कुछ बोलना या मेरी बात करना, it is of no significance and it makes no difference to the actual situation. Similarly, ऐदिल का रिलीज होना ना रिलीज होना does not make any difference to the actual situation that we were dealing with. So I feel like फालतू में किसी चीज के बारे में बात करना, just because you want to talk about it and you want to have something to speak about, या किसी बात के बारे में लोगों को अपने ओपिनियंस देने, ये मुझे बहुत ही सस्ता लगता है। So that was my feeling towards it. अनुष्का से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको एजेंडा आज तक पर आने के लिए, और ऑल द बेस्ट। और 2 फिल्में आ रही है देखने वाली, फुलारी दिलजीत दोसांझ के साथ जो खुद प्रोड्यूस कर रही हैं, एक और यूनिक कॉन्सेप्ट है, और साथ में शाहरुख खान के साथ वापस ये हमारा पहला प्रमोशन था फिलौरी के लिए, इम्तियाज अली के साथ। सो थैंक यू अनुष्का फॉर कम टू आज तक, लवली हैविंग यू ओवर हियर। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर हैविंग मी।